अस्सलाम वालेकुम, अब सारा आलम लाइव के साथ मैं हूं मैमुना सत्तार। आज की दुनिया की सबसे बड़ी खबर और वो यही है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें सदर मुंतखब होने जा रहे हैं। अब से कुछ देर बाद हल्फ उठाएंगे, इसी के ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज मैं बिल्कुल, जल्दी आ मैं गई आपकी तरफ। कहवा पीने लगा था तो आपने मुझे सवाल फेंक दिया। चलें, कोई बात नहीं। ट्रंप साहब आ रहे हैं, हम्म, आप इस खुशी में कहवा पी रहे हैं? ट्रम्प साहब आ रहे हैं, आप लोगों को मुबारकबाद हो। अब ट्रम्प आएगी, खान को छुड़वाएगी। ओह अच्छा, हम्म चलें उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। शुरू कर लेते हैं ट्रंप की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके हवाले से। कल कैंपेन स्टाइल रैली से खिताब करते हुए उन्होंने अपनी कुछ नुकात सामने रखे हैं। आप क्या देख रहे हैं एजेंडा के ऊपर, क्या चीज़ें हैं? एक चीज़ मेंशन कर दूं, अफगानिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा है कि जो अमेरिकन एमिनेशन है उसे वापस लाएंगे और चाइना के साथ भी थोड़ी सी हल्की पॉलिसी है। तो यू थिंक कि ये हमारे लिए एक अच्छा साइन है? देखिए, साइन अच्छा है या नहीं इसका आने वाले दिनों में पता चलेगा। दो तीन चीज़ें बड़ी अहम हैं जिसको मेरा ख्याल है हमें डिस्कस भी करना चाहिए, लोगों को पता भी होनी चाहिए और उसकी बुनियाद पे हमारी पॉलिसीज़ भी बननी चाहिए। एक तो ये है कि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जब ट्रंप को गोली लगी है और उसके बाद उसने जो रिजॉल्व दिखाया है, बहादुरी दिखाई, उसने यूं करके वो वहीं पे उसी जगह पे उसने अपना मुक्का उठाया है और वो फिर एक आइकॉनिक पिक्चर बन गई है। झंडा पीछे अमेरिका का नज़र आ रहा है। उसे फिर बहुत चीज़ों से कंपेयर भी किया गया। हमारे यहाँ एक पिक्चर थी, उससे कंपेयर भी किया गया। हमारे कौन सी पिक्चर थी? इमरान खान की। कौन सी? जब उनको गोली लगी और उसके बाद उन्होंने भी यूं किया तो कहा गया कि ये तो जी ट्रम्प देखें, स्टाइल है। आप कितने अच्छे तरीके से ये आपने काफी ज्यादा आई थॉट यू वुड नो। पाकिस्तान के प्यारे लीडर का जिक्र ले आई ट्रम्प के साथ, तो लोग तो वैसे कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों का। हमेशा से होता है लेकिन ना, जो मैं बात करने लगा हूँ वो लीडर्स। मैं खान साहब के लिए नहीं कर सकता, ट्रम्प के लिए मैं इसलिए कर रहा हूँ कि शायद ट्रम्प में तब्दीली आ जाए, उसके अंदर जो एक है ना। लेकिन मैं ये शायद कह रहा हूँ, उसकी वजूहात हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो शायद ट्रम्प में उसने कहा था कि मैं अब बदला हुआ ट्रम्प हूँ। उस गोली लगने के बाद जब उसका वो पहली बार उसने खिताब किया और उसने कहा कि मैं दुनिया को पुरअमन जगह बनाऊंगा। अच्छा, इसमें उसकी बात की कंसिस्टेंसी है क्योंकि अब भी उसने ये कहा है कि मैं सबसे पहला दौरा चीन का करना चाहता हूँ। उसने प्रेसिडेंट शी को दावत भी दी थे अपने इनॉग्रेशन के लिए, लेकिन प्रेसिडेंट शी ने अटेंड नहीं की क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल एक्सपेक्टेशंस हाई भी नहीं करना चाहते। और बहुत सारे मसाइल हैं जिस पे ट्रंप की पॉलिसी जब तक वाजे नहीं होगी, प्रेसिडेंट शी का इस तरह आना मुनासिब नहीं था। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट चाइना का वो मौजूद है इस तकरीब के लिए, तो ये बड़ा सिग्निफिकेंट, एक बहुत आला ओहदेदार है, वो भी दूसरे नंबर पे है। लेकिन ट्रंप ने ये कहा है कि मैं 100 दिन के अंदर अंदर सबसे पहला विजिट जो करना चाहता हूँ वो चीन का करना चाहता हूँ। तो ये बड़ी एक अच्छी और अहम बात है और इससे वाकई दुनिया, और साथ कहा है ट्रंप ने कि मैं मिल के प्रेसिडेंट शी के साथ दुनिया को एक पुरअमन जगह बनाना चाहता हूँ। और आपको याद होगा पिछले दौर में भी वो नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट से भी मिले थे और साउथ कोरिया के बॉर्डर पे, और शायद कुछ कदम वो नॉर्थ कोरिया के अंदर भी गए थे प्रेसिडेंट ट्रंप। तो उन्होंने अनकन्वेंशनल काम किए हैं जो एक टिपिकल अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की सोच है, वॉर गेमिंग की और हर दुनिया को विद अस और विद देम के तनाजुर में देखने की। ट्रंप उससे बियॉन्ड जाते हैं पहले भी, और अगर ये इस गोली वाले वाक्य के बाद और इतनी बड़ी विक्ट्री के बाद उनके अंदर जो पॉजिटिव तब्दीली आई है जिसमें यह है कि वो इंतकाम ना लें दुनिया में लोगों से और एक अमन का गहवारा बना दें, तो वो पॉसिबिलिटी, मैं तो ज़ाहिर है एक ऑप्टिमिस्टिक इंसान हूँ, आपको पता है मैं इससे कभी भी पीछे नहीं हटता। और मेरा ये ऑप्टिमिज्म तहरीक इंसाफ से भी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी, लेकिन उसमें खान साहब के साथ वो टीम नहीं है। वो खान साहब का अपना इरादा भी नहीं है कि वो इस इंतकामी सियासत से ऊपर उठ जाएं और वो इस मुल्क को बाहर निकाल लें। ट्रंप ने ज़िंदगी में और बहुत सारे काम किए हुए हैं जिससे उसकी इस बात पे यकीन करने की शायद वजह बनती है। टिकटॉक बैन भी हो रहा था अमेरिका के अंदर और उसके बाद हमने देखा कि वो बैन नहीं हुआ। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि ट्रंप आके इसका फैसला करेंगे और ट्रंप ने अब कहा है कि वो अगले 90 दिन के अंदर इस चीज़ का फैसला होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल तक टिकटॉक अवेलेबल है फॉर अमेरिकन्स। देखें, तो ये भी चीज़ डिसाइड करेगी कि उनके रिलेशंस कैसे होंगे चाइना की तरफ। ये जो उन्होंने अपनी तकरीर में कहा है ना कि टिकटॉक जो है खुला हुआ है
आज ही उन्होंने ये बात कही है कि खुला हुआ है, हालांकि कल बंद हो गया था वो। बाइडेन इंतजामिया ने जो कुछ उसके खिलाफ इकदाम किए थे, अब ये बड़ी एक सियासी दिलचस्प सियासी जंग कशमकश है। और इसमें ट्रंप का रोल बहुत अहम इस तरह से हो जाता है कि इलॉन मस्क जो एक्स का ऑनर है वो ट्रंप का सबसे बड़ा सपोर्टर, सबसे बड़ा उसने फंड किया है उसकी कैंपेन को, उसका राइट हैंड मैन है। और उसका जो एक्स है वो चीन में बैन है। अब चीन की जो टिकटॉक है वो अमेरिका में बैन हुई थी, लेकिन ट्रंप ने उसको खोल दिया। और इलॉन मस्क ने कल ही ये ट्वीट किया है कि मैं टिकटॉक पे बैन के हक में नहीं हूं। पहले भी किया था उन्होंने, उसको रिकोट किया, रीपोस्ट किया, रीट्वीट किया, मैं तो यही कहूंगा। हाँ, रीट्वीट ठीक है, चले रीट्वीट ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। और उसमें उन्होंने ये कहा है कि लेकिन एक्स जो है वो चाइना में बंद है, तो जो कि फेयर गेम नहीं है। अब ये शिकवा उन्होंने कर दिया। और उसके कुछ घंटों बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने कह दिया कि टिकटॉक खुल गया है। एक्स नहीं खुला अभी चाइना में, टिकटॉक खुल गया अमेरिका में। अब ये इसको इलॉन मस्क किस तरह लेता है, और फिर क्या प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर कितना इन्फ्लुएंस है इलॉन मस्क का आइंदा आने वाले वक्त में, क्योंकि इसमें सिर्फ टिकटॉक और एक्स की लड़ाई नहीं है, इसमें एक और बहुत बड़ी लड़ाई है। वो है इलॉन मस्क की टेस्ला कार और चाइना की BYD इलेक्ट्रिक कार। इन दोनों का जो आपस में कंपटीशन है पूरी दुनिया में भी और अमेरिका में भी और चाइना में भी, उसकी वजह से अभी आने वाले दिनों में ट्रंप अपनी पॉलिसी को कैसे बैलेंस करता है कि इलॉन मस्क भी नाराज ना हो, चाइना के साथ मिलकर दुनिया में अमन भी लाएं, और जो वादे उसने किए हैं अपनी आवाम से कि मैं अमेरिका में जॉब्स की तादाद बढ़ाऊंगा और चाइना की जो इंपोर्ट्स हैं अमेरिका में उस पर मैं ड्यूटी लगाऊंगा। स्टार ऑफ द शो टुडे। और कैवा भी चाइनीज ठीक है, तो अमेरिकी तो कॉफी है ना। तो अब वो जो ये सारी चीजें हैं, इसको कैसे बैलेंस करता है ट्रंप, ये इसमें ट्रंप की असल जो क्या कहना चाहिए आजमाइश है वो इसमें है कि वो अपने उन अल्फाज को पूरा करता है जो अवाम से वादे किए हैं, जो अपने आप से कमिटमेंट है कि मैं अमन लाना है, चीन के साथ मिलकर चलना है और साथ ड्यूटीज भी लगानी है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है ना कि ट्रंप के ज़्यादा वोटर्स, उन्होंने कहा है कि मैंने यूथ को अट्रैक्ट किया है। अब यूथ जो है वो टिकटॉक यूज़ भी कर रही है ना। ट्रंप यूथ को नाराज़ करना चाहते हैं, ऑन द अदर हैंड टेरिफ्स की बात चाइना के ऊपर भी कर रहे हैं, एलन मस्क को भी नाराज़ नहीं करना चाहते। सो अ वेरी ट्रिकी पोजीशन, अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन। लेट्स सी हाउ ही इसका उसने जिक्र भी किया है अपनी तकरीर में। देखें वो कितना वो बड़ा अहम जिक्र है, दिलचस्प भी है, क्योंकि जो नौजवान थे ना अमेरिकी नौजवान वोटर्स हमारी तरह के, वो ट्रंप को नहीं, वो रिपब्लिकन्स को फॉलो नहीं करते थे, वो करते थे बराक ओबामा जब आया है ना आज से 12 साल पहले, तो उसने उस यूथ को अट्रैक्ट किया थ्रू सोशल मीडिया। सारी यूथ को वो अट्रैक्ट कर गया। रिपब्लिकन के पास वो यूथ नहीं थी, और वो 2 दफा प्रेसिडेंट बना ओबामा, और उसी की बुनियाद पर फिर बाइडेन भी बन गया। लेकिन सॉरी, एक दफा बीच में ये 16 साल पुरानी बात है, 16 साल पहले, तो 2 दफा ओबामा बना, फिर बल्कि 20 साल है, ये तो 16 साल बनते हैं, सॉरी। फिर ट्रंप आए, फिर उसके बाद बाइडेन आए, और फिर से ट्रंप। और ये बाइडेन को भी जो वोट मिले थे वो बराक ओबामा जिन यंगस्टर को लेके जा रहा था, और लेफ्ट की तरफ लिबरल पॉलिसीज ज्यादा थी जो नौजवानों को अट्रैक्ट करती थी। ट्रंप ने क्या किया? ट्रंप हालांकि बहुत बूढ़ा इंसान है, 80 साल के करीब उसकी उम्र है, लेकिन उसने नौजवानों को सारी पहली दफा रिपब्लिकन पार्टी को जो मेजॉरिटी है 36 पॉइंट्स ज्यादा लिए हैं मेजॉरिटी रिपब्लिकन्स ने, नौजवानों के वोट जो डेमोक्रेट्स की बजाय रिपब्लिकन्स को गए। और ये ट्रंप ने खींचे कैसे? उसने एक 21 साल टिकटॉकर को इंटरव्यू दिया जो उसके बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने रेकमेंड किया, सॉरी डोनाल्ड ट्रंप जूनियर नहीं, रॉबर्ट ट्रंप ने उसको रेकमेंड किया कि आप इस टिकटॉकर को इंटरव्यू दें। और उसका जो टिकटॉक अकाउंट था और जिसका सोशल मीडिया था वो रॉबर्ट ट्रंप ही उसको हैंडल कर रहा था। उसने उन यंगस्टर्स को अट्रैक्ट किया, उसने टिकटॉक पे इसके इंटरव्यू करवाए, जिससे बहुत ही ज्यादा जो यंगस्टर्स हैं वो उसकी तरफ, और इस चीज को तस्लीम करते हुए ट्रंप ने टिकटॉक खोला है, क्योंकि उसके जो यंगस्टर्स वोटर हैं वो टिकटॉक पे बहुत ज्यादा मेजॉरिटी है उनकी वहां पे। लेकिन जाहिर है उस पे एक्स को तकलीफ तो होगी, और वो इस अमेरिकन इंटरेस्ट की भी बात है कि जो टिकटॉक है अमेरिकन को वो यूज नहीं करना चाहिए। नॉर्मली यही वहाँ पे नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि वो
चाइना जो है, चाइना की तरफ हमारी नेशनल सिक्योरिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है, हमारे लोगों का डाटा जा रहा है, या ये तो जो हर जगह पे किया जा सारी सकता है चीजें जो ना। वो तो बातें होती हैं। रशियन कोई ऐप तो नहीं है, लेकिन रशिया पे भी ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो अमेरिकन डेटा को इंटरफेयर करता है। हमारे यहाँ इंटरफेयर हो रहा है हमारा डेटा, हमारे यहाँ भी तो एक्स मैनिपुलेट हो रहा है और टिकटॉक भी हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत से मसाइल रहते ही हैं। तो लेकिन वो जो है ना, ये बहरहाल इम्पोर्टेंट ये अभी है आपने तो कैसे बैलेंस ऑफ करते हैं इलॉन Let's see. मस्क को, टिकटॉक को, एक्स को और अपनी यूथ को और साथ ही चाइना को। मूविंग फर्दर, डोनाल्ड ट्रंप ने जो गाजा के अंदर सीज फायर हो गया उसका भी क्रेडिट ले लिया है, और आपने भी बात की है जैसे कि डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट बराक ओबामा, इससे पहले जो देखा जाता था रिपब्लिकन्स को बहुत प्रो वॉर देखा जाता था, जॉर्ज बुश का जो सारा टाइम था, फिर उसके बाद डेमोक्रेट प्रेसिडेंट जब आए तो हमने देखा कि वो एंटी वॉर थे। फिर बाइडेन के टाइम पे प्रो वॉर पॉलिसी हो गई डेमोक्रेट्स की, और अब ट्रंप जो है उसके एंटी वॉर जा रहे हैं। तो यू थिंक कि ये क्रेडिट बेसिकली ट्रंप का बनता है या बाइडेन का बनता है जो गाजा के अंदर सीज फायर हुआ? देखिए, ये बाइडेन ने इसका क्रेडिट तो लिया है, और बाइडेन दोनों के ने ले लिया सपोर्टर्स ये कह रहे हैं आखिर में जाके आखिरी वीक में बाइडेन ने बहुत कुछ कर दिया, उसने एग्जेक्टिव ऑर्डर्स भी कुछ पास कर दिए हैं, जिसको उसको भी ट्रंप ने कहा कि मैं सारे कैंसिल कर दूंगा। मैं एक बात करना चाहता हूँ, मुझे याद करवाइएगा कि जो बाइडेन पूरी दुनिया को ये उम्मीद है कि वॉर को रुकवाएगा, लेकिन अमेरिका के अंदर लोगों को क्या उम्मीद है, इस पे हम बात अलग से थोड़ा मुझे याद करवाइएगा, करना चाहता हूँ, वो बहुत आम है, उसमें ट्रंप का रोल मुख्तलिफ लग रहा है। अच्छा, ये जो आपने बात की तो बाइडेन क्रेडिट ले रहा है कि हमने गाजा पे एक मुआहिदा करवा दिया अमन का, इसमें ऑफिशियली स्पीकिंग तो बाइडेन को जाएगा क्रेडिट, क्योंकि उसकी वॉच पे हुआ है ना, आज आखिरी दिन है उसका। लेकिन असल जो ताकत है पीछे, बाइडेन वॉज अ सिटिंग डक प्रेसिडेंट, लेम डक प्रेसिडेंट था, सिटिंग डक प्रेसिडेंट था। अब जो असल ताकत आ चुकी थी ना वो ट्रंप के पास से, और ट्रंप ने बहुत वाज़ेह अल्फाज में ये कहा था कि मेरे आने से पहले हॉस्टेज को रिहा कर दिया जाए और यहाँ जंग बंदी हो जाए, वरना जहन्नम का दरवाज़ा खोल दूंगा मैं। ये धमकी दी थी उसने, और वो हुआ है। उसके आने से पहले ये चीज़ें हो गई हैं, तो ज़ाहिर क्रेडिट उसको जाता है, और उसने आके इन चीज़ों पे तवज्जो देनी है। इसलिए जो पीटीआई के लोग बहुत खुश हो रहे हैं ना अभी कि आते ही ट्रंप आएगी, खान को छुड़वाएगी, वो इतना आसान नहीं है। उसके पास ये इसराइल और फ़लस्तीन का है, क्योंकि नेतन्याहू ये कह रहा है कि ट्रंप ने उसको कहा था तुम ये मुआहिदा कर लो, अभी थोड़ी देर के लिए जंग बंद कर दो, फिर हम दोबारा जंग शुरू कर लेंगे वापस आके। ये भी नेतन्याहू कह रहा है। तो अभी ट्रंप के तवज्जो वहाँ है, यूक्रेन पे है, चाइना पे है, अपने वोटर्स पे है, अंदर जो उसने एग्जेक्टिव ऑर्डर सारे मनसूख करने हैं उसके क्या असरात होंगे, विमेन राइट्स पे हैं, लेबर राइट्स पे हैं, सिक्योरिटी डेटा के बारे में है, गन कल्चर के बारे में है। उसने जो वहाँ पे एग्जेक्टिव ऑर्डर बाइडेन ने जारी किए थे उसको वो कह रहे हैं मैं मनसूख कर दूंगा, तो इसके बहुत असरात होंगे अमेरिकन सोसाइटी पे। सीज फायर आप उसको कैसे देख रहे हैं? ये जो टेम्पररी सीज फायर की आपने बात की है, नेतन्याहू ने भी कहा है, डू यू थिंक ये टेम्पररी ही रहेगा या इसके पीछे कोई लार्जर इंटरेस्ट्स हैं, जैसे कि वो वेस्ट बैंक के ऊपर एनेक्सेशन की भी बात कुछ एनालिस्ट के सवाल से भी बात मेरा नहीं ख्याल ये आर्जी होगी, क्योंकि नेतन्याहू एक तो इलेक्शंस को पोस्टपोन कर रहा है, वो उसे इलेक्शन अब करवाने पड़ेंगे, और हो सकता है नेतन्याहू वो इलेक्शन हार जाए, और ये जंग अगर बंद रही तो नेतन्याहू के इंटरेस्ट में था कि जंग जारी रहे, सियासी इंटरेस्ट में था, तो इसीलिए जंग जारी रख रहा था। दूसरी तरफ सऊदी अरब बहुत क्लोज है ट्रंप के, और ट्रंप ऐसी पॉलिसी नहीं परसू करेगा जिसमें सऊदी अरब जो है वो ट्रंप जो है सऊदी अरब को बहुत नाराज़ कर सके, और सऊदी अरब पे प्रेशर है कि अगर इसराइल जंग बंद नहीं करता तो फिर एक देखिए ट्रंप जो है ना वो लॉन्ग टर्म व्यू लेता है। आपने कहा ना रिपब्लिकन्स आए हैं, वो तो प्रो वॉर थे, तो ये एंटी वॉर कैसे हो गए? उसमें फ़र्क ट्रंप है रिपब्लिकन्स में। रिपब्लिकन्स हैं ऐसे ही, लेकिन रिपब्लिकन्स का एक जो उसने पता है उसमें दो सेंटीमेंट्स हैं रिपब्लिकन्स में। एक तो ये है कि वो रेड नेक अमेरिकन्स कहते हैं, जो वाइट सुपरमैसिस्ट हैं, जो अपने आप को बेहतर समझते हैं दूसरों से, और वो अमेरिका फर्स्ट पे बिलीव भी करते हैं, और जंग पे भी बिलीव करते हैं, गन कल्चर पे भी बिलीव करते हैं, बिकॉज दैट्स हाउ दे थिंक कि अमेरिका सुपर पावर है। लेकिन जो ट्रंप है वो एक बिजनेसमैन है, और बिजनेस को वो बिजनेसमैन उसका जो बिजनेस है वो जो वेपन कल्चर पे नहीं चलता, वेपन इंडस्ट्री पे नहीं चलता, उसका बिजनेस चलता है होटल इंडस्ट्री पे, टूरिज्म इंडस्ट्री पे। तो वो एक और तरह का बिजनेसमैन है। उस बिजनेस के लिए अमन चाहिए, उस बिजनेस के लिए स्टेबिलिटी चाहिए। तो ट्रंप एंटी स्टैब्लिशमेंट है,
और इस्टेब्लिशमेंट प्रो वॉर है, और वो रिपब्लिकन्स भी ज्यादातर प्रो इस्टेब्लिशमेंट प्रो वॉर रहे हैं। ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट और एंटी वॉर है ट्रम्प, लेकिन ये लॉन्ग टर्म सोचता है, इसलिए नॉर्थ कोरिया से भी अमन चाहता है, जो कभी कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं चाहता। वो इसीलिए ये चाहता है कि इसराइल को एक मुल्क के तौर पे वो तस्लीम करवा दे इस्लामी दुनिया से, जिसमें अमेरिका और पाकिस्तान सऊदी अरब और पाकिस्तान बहुत अहम ममालिक हैं, इंडोनेशिया भी। वो ये चाहता है ताकि अमन हो जाए मिडिल ईस्ट में, चाहे उसमें इसराइल का हाथ ऊपर हो। वो ये जंग नहीं चाहता मिडिल ईस्ट में मुसलसल, जिससे वॉर इंडस्ट्री अमेरिका की चले। वो गन इंडस्ट्री तो वहां की चाहता है कि वो चलती रहे, वॉर इंडस्ट्री नहीं चाहता। वो दूसरी इंडस्ट्री पे फोकस करना चाहता है, वो ट्रेड पे फोकस करना चाहता है ट्रम्प। ये फर्क है उसमें। अब जब आप देखेंगी तो मेरा ये ख्याल है कि उसकी पॉलिसी ये होगी कि लॉन्ग टर्म पीस हो नॉर्थ कोरिया के साथ, चाइना के साथ, इसराइल का मिडिल ईस्ट में, और शॉर्ट टर्म जो वॉर के जरिए आप कॉल्ड्रन को, एक बॉइलिंग पॉइंट को, पानी को उबालते रहते हैं अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट, वो ना करे। तो अगर वो इसमें कामयाब हो गया तो आई थिंक ये दुनिया का बहुत बड़ा फायदा होगा, अगर वो इसमें कामयाब हो गया तो। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने नेतन्याहू के अरेस्ट वारंट्स भी जारी किए थे, और उसके बाद फिर आईसीसी के ऊपर सैंक्शंस का बिल भी पास हुआ है हाउस से। तो वो भी फिर क्या इस सारी चीज़ को थोड़ा सा वो नहीं कर देता आपको कि आप इसके बारे में दोबारा से एक बार रीथिंक कर लें कि ये सारी चीज़ परमानेंट होएगी या टेम्परेरी होएगी, सीज फायर वाली? मैं रीथिंक कर लूं? I mean, मेरे रीथिंक करने से क्या होगा? Not you, as in overall. नहीं देखो, ओवरऑल तो ज़ाहिर रीथिंक होगा, लेकिन पहली बात तो थी ना जंग रोकना, वो रोक ली उन्होंने। पहला काम तो ये है। अब कतर जो है वो रीबिल्ड करना चाहता है गजा को, और अमेरिका भी, अमेरिका और कतर बहुत करीब हैं, तुर्की बहुत करीब है अमेरिका के, तुर्किया भी ये चाहता है कि थोड़ा सा माहौल बेहतर हो जाए। तो इसमें एक नेतन्याहू ऐसी फोर्स है जो जंग मुसलसल चाहते हैं। ईरान की तरफ फिर क्या पॉलिसी? देखिए, ईरान के साथ भी ट्रंप ने माहिदा कर लिया था, जो आके बाद में माहिदा उसके साथ कंप्लीट नहीं हो सका, और वो तो बहुत करीब पहुंच चुके थे। तो ये जो है ना, ये मैंने आपको बताया कि लॉन्ग टर्म ट्रंप दुनिया में जंगों में उलझना नहीं चाहता। उसको मेरा ख्याल है ज़्यादा जो मसाइल होंगे ना, वो अमेरिका के अंदर ट्रंप की बहुत मुखालफत है, क्योंकि एंटी स्टैब्लिशमेंट है और वहाँ की स्टैब्लिशमेंट बहुत मजबूत है। अभी जो न्यूयॉर्क टाइम्स को जिस तरह मसला हुआ है, न्यूयॉर्क टाइम्स रिप्रेजेंट करता है इस्टेब्लिशमेंट को वहाँ की, और उनकी ज़ुबान बोलता है। हमेशा से मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए काम भी किया है, तो मुझे पता है कि अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट न्यूयॉर्क टाइम्स की पॉलिसीज़ पे कैसे इन्फ्लुएंस करती है, और किस तरह न्यूयॉर्क टाइम्स जो है अपने अमेरिकन इंटरेस्ट के मुताबिक अपनी एडिटोरियल पॉलिसी चलाता है। तो अब जो उन्होंने एडिटोरियल लिखा है लेटेस्ट, उसमें जिस तरह उन्होंने खदशात का इजहार किया है, उसने आखिर में, बल्कि उन्होंने बड़ा मज़ेदार इमरान खान का एक कोट, उर्दू में नहीं अंग्रेजी में, उन्होंने मतलब वैसी बात की है। कोर्ट से मुराद है जैसी खान साहब कहते हैं ना अपने फॉलोअर्स को, वैसी ही न्यूयॉर्क टाइम्स में कही है कि मुल्क छोड़ के मत जाएं। I thought quote unquote, मुल्क छोड़ के मत जाएं और डरे मत। और मतलब ये है कि आखिरी पैराग्राफ में उन्होंने कहा है अपने एडिटोरियल के, घबराना नहीं है। सबसे पहली बात है घबराना नहीं है, लेकिन उन्होंने इंग्लिश में अपने ट्रंप से घबराना नहीं है, घबराना नहीं है ट्रंप से। तो उन्होंने तो पूरा ऐसा लिख दिया कि जैसे अब अमेरिका तबाही हो जाएगा। तो अंदर से जो ट्रंप को ऑपोजिशन मिलेगी, वो उसको कैसे हैंडल करता है और उसको दबाता कैसे है, इंटरेस्टिंग रहेगा ये देखना। तो ये बाहर मैं समझता हूँ कि जो फॉरेन पॉलिसी के साइड पे है, वो अब ट्रंप को ये चीज़ समझ शायद आई है, इसलिए वो बैरूनी महाज बहुत गर्म नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे पता है कि अंदर से उसे बहुत सपोर्ट नहीं मिलेगी। तो वो अगर बैरूनी दुनिया में भी फटा शुरू कर दे और अंदर से भी फटे हों, तो उसकी दौरे सदारत मुकम्मल होना या बहुत अच्छा होना ये मुमकिन नहीं रहेगा। Wants to play safe on the outside and fight the inside. जी, और कह लें आप? अफगानिस्तान पे मैं चाहता था कि जरा हम बात कर लें, ठीक है, क्योंकि वो जो आपने बात शुरू में की है कि वो असले की वापसी चाहता है, ये बड़ा अहम है। ये अफगानिस्तान के तालिबान के लिए वार्निंग है, और इसमें ही शायद पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के लिए कोई रास्ता निकले ट्रंप इंतज़ामिया के साथ मामलात को बेहतर करने का। और इसमें सऊदी अरब बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है। वो इस तरह से कि जब असला छोड़ के यहाँ पे भागे हैं अमरीकी नेटो फोर्सेस,
उसको ट्रंप ने बहुत ज़्यादा तनकीद की थी उस वक्त, और उसने इसको पॉलिसी फेलियर करार दिया अमेरिका का। और वो असला जब तालिबान के हाथ में आया, उससे जो खित्ते में बेअमनी है, जो बेयकीनी है, और पाकिस्तान के अंदर जितने हमले हो रहे हैं, और जो बलोचिस्तान के सेपरेटिस्ट के हाथ वो लगा है असला, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हाथ जो असला लगा है, जिसका अलायंस है पीटीआई के साथ और अफगान तालिबान के साथ, उसमें ये चीज़ चलेगी नहीं अब। और चाइना को जो उससे तकलीफ है और चाइना को जो प्रॉब्लम है इससे, वो चीज़ अब जो उसने कहा है कि हम वापस लेंगे असलहा, और उस पर आई थिंक अगर वो पॉलिसी उसकी थोड़ी इंप्लीमेंट होती तो वो पाकिस्तान के जरिए होगी। एग्जैक्टली पाकिस्तान वहां पे रेलेवेंट हो जाएगा। हमारे यहाँ वैसे कहा यह जा अगर रहा है कि असला पाकिस्तान वापस की लेना रेलेवेंस है खत्म हो गई है अमेरिका ने, हाँ। और जो कि उसे लेना भी चाहिए, वरना वो खित्ते में एक बेयकीनी की कैफियत पैदा रखेगा, जिससे जो ट्रंप का विजन है दुनिया के बारे में, अमन के बारे में, वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आई थिंक ये बहुत अहम है, और अफगान तालिबान को अपनी अब बेल्ट कस लेनी चाहिए। दूसरी साइड पे फिर इंडिया भी क्लोज हो रहा है अफगानिस्तान के भी। ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बहुत से इंडियंस भी हैं, तो आप फिर उस चीज़ को कैसे देख रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल, देखिए देखिए बात है ट्रंप की सोच क्या है, उसकी पॉलिसी की सोच क्या है, उसको वो पॉलिसी में ट्रांसलेट कैसे करता है, उस पॉलिसी को वो इम्प्लीमेंट कैसे करता है, ये उसका एजेंडा है। इसमें वो इंडिया को अगर फिट करना चाहेगा तो कर लेगा, क्योंकि अगर उसे चाइना से झगड़ा करना है मुसलसल, तो फिर तो इंडिया के साथ उसकी पॉलिसी डिफरेंट होगी। लेकिन अगर उसने चाइना के साथ अमन रख के और चीज़ों को, अपनी इकोनॉमी को बेहतर करना है, और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाली जो उसकी बात है उसको पूरा करना है, तो चाइना से लड़ के शायद ना कर सके। क्योंकि देखें, सिर्फ यही बात नहीं है, उसने कनाडा को कहा कि हमारे साथ मिल जाओ, उसने ग्रीनलैंड को कहा हमारे साथ मिल जाओ, जिसमें डेनमार्क बहुत अहम मुल्क है, क्योंकि डेनमार्क का इन्फ्लुएंस बहुत है, और तकरीबन ग्रीनलैंड को चलाता ही डेनमार्क है। तो उससे पहले वो अपने मुल्क का जो ज्योग्राफी है उसको बड़ा करना चाहता है। वो तभी करेगा जब वो उसके इकोनॉमी मजबूत होगी। इकोनॉमी मजबूत तभी होगी जब वो एक जंग, ना ही ये काइनेटिक वॉर, ना ही इकोनॉमिक वॉर, अमेरिका नहीं चाहेगा अभी लड़ना। वो अपने इंटरेस्ट को सेव करना चाहता है, वो अपनी इकोनॉमी को मजबूत करना चाहता है, और उसके लिए पीस इज द बेस्ट सॉल्यूशन। जो चाइना ने पॉलिसी अपनाई है पिछले 50 साल से, किसी से नहीं लड़ा। वो ताइवान पे भी अमेरिका से नहीं लड़ा, अपना मौकफ उसका मजबूत है, लेकिन वो लड़ता नहीं है। हो सकता है ट्रंप ने ये चीज़ प्रेसिडेंट शी से या चाइना से सीखी हो, तो इसीलिए वो इंडिया को बिल्कुल ये नहीं करेगा कि जी तू चढ़ जा चाइना पे और लड़ पड़े। तो वो हो सकता है इंडिया का इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान पे वो यूज़ करे अपने फ़ायदे के लिए, असले वापस लेने के लिए। लेकिन असला वो निकलेगा तो पाकिस्तान के रास्ते से ना, या मैक्सिमम ताजिकिस्तान के रास्ते से। वहाँ पे एक अमरीकी अड्डा है, उसमें भी जो वाखान की पट्टी है फिर इंपॉर्टेंट हो जाती है, उसमें चाइना का रोल क्या होगा। यानी हम इतने इररेलेवेंट नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं है। और ये जो उसने अपनी, देखें उसने कितने ममालिक के नाम लिए हैं अपनी तकरीर में, ये 3-4 ममालिक के नाम लिए ना, उसमें अफगानिस्तान का नाम लिया उसने, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। तो इसलिए पीटीआई के लोग जरा थोड़ी सी तसल्ली रखें, आते ही पहले सबसे काम उन्होंने खान को नहीं निकालना। खान साहब का नाम नहीं लिया तकरीर में, खान साहब का नाम नहीं लिया, लेकिन खान साहब के कुछ दोस्त जो हैं वो उस तकरीब में मौजूद होंगे। कौन कौन से? जो इनॉग्रेशन होनी, जहाँ हल्फ उठाना है ट्रंप ने, और वो बड़े अहम पाकिस्तानी हैं कुछ, उसमें से सबसे अहम जो है ना उनका नाम है जावेद अनवर। और वो अहम इसलिए हैं, अच्छा आप जावेद अनवर साहब लाइक ऑल बिजनेसमैन, उनकी आप चालाकी और होशियारी देखें कि वो उन्होंने सबसे पाकिस्तानियों में से सबसे ज़्यादा फंडिंग उन्होंने की है इसकी, डोनाल्ड ट्रंप की $2 मिलियन थी, इसलिए उन्हें बुलाया गया है इस तकरीब में, और उन्हें बहुत अच्छी सीट दी गई है। लेकिन आप दूसरी तरफ देखिए, वो कैमला हैरिस को भी फंड कर चुके हैं इसी कैंपेन में, तो जो भी जीत जाए उनकी सीट पक्की है, गेम पक्की है। इतने बेहतरीन वो बिजनेसमैन, ऑयल एंड गैस का बिजनेस करते हैं, वो ह्यूस्टन में मुकीम है, और जाहिर है वो उसका बहुत इन्फ्लुएंस है उस सारी स्टेट में, टेक्सास में ट्रंप का। तो वहाँ पे उन्होंने वहाँ पे जो रिपब्लिकन्स हैं उन पे भी बहुत इन्वेस्ट किया हुआ है। तो लेकिन वो खामोश रहने वाले इंसान है, वो कोई बहुत ज़्यादा सियासी इंसान नहीं है, वो बिजनेस माइंडेड हैं, बहुत सोशल भी नहीं है, जो मैंने उनके बारे में जाना है। और एक बड़ी अहम बात जो है मैं आपको बताने लगा हूँ, वो शायद लोगों के इल्म में नहीं है। आपको याद है कि हमारे खान साहब, प्यारे खान साहब,
राज दुलारे खान साहब अमेरिका गए थे एक दफ़ा, और वहाँ उन्होंने एक बहुत बड़े अरीना में तक खिताब किया था पाकिस्तानियों से, जिसमें उन्होंने कहा था मैं पाकिस्तान वापस जाते ही नवाज शरीफ का एयर कंडीशनर उतरवाऊंगा, उसका टीवी वापस लूँगा। समझता क्या अपने आप को? याद है वो तकरीर? Yes, sir. वो तकरीर जिस अरीना में हुई थी, उसको बुकिंग के जितने पैसे और उस पर जितने अखराजात आए थे वो इन्हीं जावेद अनवर साहब ने दिए थे। जबरदस्त। यानी कि तो ये खान साहब हाँ की फंडिंग पहले भी करते रहे, शौकत खानम की भी फंडिंग करते रहे हैं, और नमल की भी नमल की भी की हुई है। लेकिन जो दूसरे आतिफ खान है, उन्होंने जावेद अनवर नहीं, आतिफ खान ने नस यूनिवर्सिटी जो है ना ये इस्लामाबाद की, उसको भी फंडिंग की हुई है। तो इन लोगों के ना, वो आई गेस तनवीर अहमद है। तनवीर अहमद है, अच्छा तनवीर अहमद है वो, हाँ वो तीसरे पाकिस्तानी है। तो आतिफ खान भी हैं पाकिस्तानी है वहाँ पे, और ये भी मशीर बुराए आलमी उमूर हैं इमरान खान की, ये भी वहाँ मौजूद होंगे, काफी एक्टिव तो पीटीआई यूएस के तो मेंबर। अब मोहसिन नकवी हमारे वजीर दाखिला वो भी पहुँच गए हैं। तो अगर जावेद अनवर साहब का आप देखें तो प्रो पीटीआई, आतिफ खान प्रो पीटीआई, तनवीर अहमद साहब नस यूनिवर्सिटी, आपको पता है इनकी है, मैं आपने कहा मैंने नहीं कहा, मैंने तो और कुछ मोहसिन कहा नकवी ठीक है, किन के सब बैलेंस हो रही है इन चीज़ों में। बैलेंस, जबरदस्त, वहां पे मौजूदगी भी बैलेंस हो रही है, क्योंकि विनय एक जी हाँ कंप्लीट कर लें आप, कंप्लीट तो कर लें। ये जो है ना, ये बैलेंस जो वहां पे हो रहा है, ये इसलिए पाकिस्तान इतना इरेलेवेंट नहीं है, दोनों तरफ से बैलेंस वहां क्रिएट किया जा रहा है और दोनों तरफ कोशिशें भी कर रहे हैं। तो लेट्स सी होता क्या है। आई रेड अ वेरी गुड आर्टिकल, डॉन ने इसके ऊपर लिखा है और उन्होंने इसमें मेंशन किया है कि दोनों साइड्स से कोशिशें की जा रही हैं, पीटीआई की अपनी लॉबिंग हो रही है और पाकिस्तान भी कोशिशें कर रहा है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाए जाएं। हाउ डू यू सी दिस प्लेइंग आउट, कि एक अलग से लॉबिंग हो रही है जिसमें कि ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस और ये वो जो वो कह रहे हैं कि हम करेंगे, रेज करेंगे, और फिर दूसरी साइड पे पाकिस्तान के अपने जो इंटरेस्ट हैं, और वो हमने देखा कि इमरान खान, एंटी इमरान खान कुछ ट्रक्स भी अमेरिका की सड़कों पे हमें नजर आए। सो ये सब क्या एंटी होगा? पाकिस्तान भी नजर आए, वो भी आए, पहले जाहिर है पीटीआई उसको फंड तो करती अब रही। उसमें इशू ये है ना कि टिट फॉर टैट तो होगा, और जो मैंने आपको बताया बैलेंस तो क्रिएट किया जा रहा है। अब आप देखें कि रिचर्ड ग्रैनल जो है बहुत प्रो इमरान खान, उसके ट्वीट्स आए थे और उसके जवाब में उस पर क्रिटिसिज्म भी हुआ। फिर आपने नोट किया कि रिचर्ड ग्रैनल के ट्वीट्स रुक गए ना, और उसके खिलाफ मुहिम भी रुक गई। कुछ आपको चीजें समझ आ रही हैं? तो ये जो है ना, मैंने आपको कहा है कि पीटीआई जो है, टू वे हो रहा है, तो पीटीआई को ये समझना चाहिए कि आप ये प्रायोरिटी पाकिस्तान की सियासत पाकिस्तान के अंदर रखें, बाहर रखेंगे तो जवाब भी उसका मिलेगा। और उनको है ये जो हमारे लिए पाकिस्तान के लिए जो चीज़ें बैलेंस को ख़राब कर सकती है ना, वो कैबिनेट है, कैबिनेट मेंबर्स हैं जिनको सिलेक्ट कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप, और वो अमेरिका के अंदर ज़्यादा उससे उस कैबिनेट की जो सिलेक्शन है उसके ख़िलाफ़ अमेरिका में ज़्यादा खौफ है, अमेरिका के अंदर उन कैबिनेट मेंबर की वजह से जो डोनाल्ड ट्रंप सिलेक्ट कर रहा है। वो पाकिस्तान के लिए कितने ख़राब हो सकते हैं ये वक्त बताएगा, जैसे मैंने आपको रिचर्ड ग्रैनल का बताया। तो दूसरे लोग भी जो हैं, डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ है, वो अंदर बहुत मुखालफत है अमेरिका के अंदर उसकी, तुलसी गैबर्ड है डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, कश पटेल है FBI डायरेक्टर इंडियन है, लेकिन वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बहुत है अमेरिका का। वो इंडिया उसको कैसे फ़ायदा उससे उठा सकता है? अब ये कश पटेल पे एक दबाव भी होगा इंडियन होने का। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इंडिया को फ़ायदा हो सकता है सिर्फ ये साबित करने के लिए कि वो प्रो इंडिया नहीं है, वो अपने आप को गैर जानिबदार दिखाए। ये पॉसिबिलिटी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि काश पटेल को बिल्कुल पाकिस्तान जो है उससे घबरा जाएगा। हो सकता है वो इस लॉबिंग पाकिस्तान ने अब जो शुरू की है, रॉबर्ट F कैनेडी जूनियर जो है वो है, और बिलावल भुट्टो को बुलाया गया था। बिलावल भुट्टो नहीं जा रहे वहाँ पे। तो उस हवाले से वो क्या खबर दुरुस्त है? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि ये सोशल मीडिया से जनरेट हुई थी ये खबर। हो सकता है, लेकिन बिलावल भुट्टो को एक दफ़ा पहले भी शायद बाइडन के उस पे भी बुलाया गया था, इफ़ आई रिमेंबर एग्जैक्टली। तो वो वहाँ उस वक्त गए भी थे। तो खैर वो जो है, फिर माइक वॉल्ट्स है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, तो ये हेड ऑफ CIA, ये सारे लोग जो है ना, जॉन रैटक्लिफ, तो ये इस पे एतराज़ात बहुत हैं लोगों को अमेरिका के अंदर। लेकिन ये एतराज़ात कैसे हैंडल करते हैं, क्या होता है, ये वक्त बताएगा। जो अफ़गानिस्तान वाली सिचुएशन है ना, वो बहुत अहम है, और उस पर मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी है
कि वो अफगानिस्तान में जो असलहा इतना है और उस पर ट्रंप का रिपब्लिकन पार्टी पूरी का एक व्यू है जो बिल्कुल डिफरेंट है डेमोक्रेट्स के व्यू से, और वो इसको फेलियर करार देते हैं क्योंकि ये तालिबान से मुआहिदा दोहा जो एग्रीमेंट है वो तो ट्रंप ने करवाया था, लेकिन जो विड्रॉल हुई है जिस तरीके से हुई है वो बाइडेन ने करवाई है। वो विड्रॉल के पूरे प्रोसीजर को, प्रोसेस को उस कह रहा है कि ये यहाँ पे करप्शन हुई है। और यूक्रेन के अभी मैं एक सुन रहा था, पता नहीं क्लिप सही है कि नहीं सही, वो समझते हैं कि वॉर मशीनरी जो है ना अमेरिकन और जो वॉर इंडस्ट्री है उसने करप्शन बहुत की है यूक्रेन वॉर में भी। कुछ 6 या 7 जर्नैल हैं, आप पता नहीं ये सही है या गलत, मैंने ये एक वीडियो क्लिप देखा है अमेरिकन का कि 6 या 7 जर्नैल जो हैं यूक्रेनियन आर्मी के, उनके बंगले जल गए हैं कैलिफोर्निया में जो आग लगी है। उन्होंने वहां बंगले बनाए मिलियंस ऑफ डॉलर्स के, तो उनके पास पैसा कहां से आया? वो पैसा वही था जैसे हमारे यहाँ अफगानिस्तान जर्नैलों के पास तो आते रहते हैं पैसे से। कौन जर्नल? पाकिस्तानी जर्नल? मैं तो उनकी बात कर रही हूँ, माजी वालों की। मैं यूक्रेन की बात कर रही हूँ। हाँ, लेकिन पाकिस्तानी जर्नलों के बारे में भी इल्जामात लगते रहे माजी के कि अफगानिस्तान की जंग में उन्होंने, हाँ मैं ही कर रहा हूँ, जाहिर है मैं ही हूँ सामने, तो क्लिप तो मेरे ही वायरल करवाने आप लोगों ने। तो वो जो था ना पाकिस्तानी जर्नलों ने, अफगानिस्तान की जंग हो रही थी पहली और दूसरी, तो बंगले और हमायूं अख्तर, अब्दुर्रहमान कैनेडियन सिटीजनशिप बंगले वहाँ पे, फिर आसिम सलीम बाजवा के बंगले और बिजनेस, फिर आसिफ गफूर के बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। फिर जनरल बाजवा की बात करूँ कि ना करूँ, फैज की करूँ ना करूँ, ठीक है, इन पे हम बाद में बात करेंगे, हम हमेशा करते भी हैं। की बात करूँ ना करूँ, चलो नहीं करता। तो वो यूक्रेनियन जर्नलों के इल्जाम लगा कि उनके बंगले भी वहाँ थे, वो जल गए। तो अभी ये सारे काम जो है ना, इस पे ट्रंप कह रहा है कि मैंने हुकूमत को दुरुस्त करना है, सीधा करना है। उसमें जाहिर है कल स्पीच भी होगी, उसमें भी काफी सारी चीजें हो कैसे करते हैं, क्या करते हैं। ठीक है, 2 आखिरी चीजें, एक आपने कहा था आपको बाइडेन वॉर के हवाले से आपने बात करनी थी, ट्रंप का उसके ऊपर क्या पर्सपेक्टिव होगा, आपने कहा था उसके ऊपर आप बात करेंगे। कौन सा वाला? बाइडेन की वॉर पॉलिसी जो है ट्रंप का, उसके ऊपर एक वो मैंने यही मेरा ख्याल कर दी है कि अमेरिका के अंदर खौफ बहुत है ट्रंप के हवाले से। ट्रंप को बहुत बड़ा चैलेंज है ना अमेरिका के अंदर से मिलना है, और उसमें जो उसने इमिग्रेशन आते ही उसने जो लोगों को निकालना है अपने मुल्क से, उससे ज़ाहिर है उसके लिए उससे जॉब्स क्रिएट होंगी वहां पे मजीद। उसमें वैसे काफी सारे इंडियंस भी हैं जो कि जिनकी लिस्ट बनी है कि उनको इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। अब कैबिनेट में भी फिर, लेकिन इलॉन मस्क चाहता है कि इंडियन वर्कर्स उनको वर्क वीजा मिले ताकि सस्ते वर्कर्स हैं, उस पर भी उसके खिलाफ काफी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। इलॉन मस्क जो है ना, उसको शायद उतनी उसकी कामयाबी अपने काम के मामले में ना हो सके जितनी वो चाहता था इन्वेस्ट करके ट्रंप पे, क्योंकि ट्रंप को अपने लोगों को जवाब देना है जिन्होंने उसे वोट दिए हैं। और उसने जो ये बात मैक्सिको वाली कर रहा है और फिर पनामा वाली, तो इस पे उसको अंदर से कितनी रेजिस्टेंस मिलती है डेमोक्रेट्स की तरफ से, लिबरल की तरफ से, लेफ्ट की तरफ से। ये बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन उसके लिए होगी। लास्ट क्वेश्चन, आप चूंकि थक गए हैं तो बाकी हम बाद के लिए रख लेंगे। अमेरिका की हमेशा पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक कोलैबोरेशन रही है और मिलके काम किया है। अभी आप चूंकि कह रहे हैं कि ट्रंप जो है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, एंटी इस्टेब्लिशमेंट इन अमेरिका। अब पाकिस्तान के अंदर वो चीज़ किस तरीके से रहेगी? पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ काम करेंगे या सिविलियन लीडरशिप के साथ काम करेंगे? सिविलियन लीडरशिप में फिर जाहिर है पीटीआई फैक्टर इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं मज़ेदार, कि पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है और अमेरिका की जो इस्टेब्लिशमेंट है, इनके राब्ते आपस में पिछले 75, 76, 77 साल से हैं मुसलसल। यहाँ मार्शल लॉ हो, यहाँ डेमोक्रेसी हो, यहाँ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी की हो, पीटीआई की हो, किसी की हो, ये इनके आपस में राब्ते बहाल हमेशा रहे। जब परवेज़ मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया तो उस वक्त पाकिस्तान पे अमेरिका ने पाबंदियां लगा दी, लेकिन जो हमारा मुशर्रफ साहब थे, उनके जो सेंटकॉम के चीफ थे, अमेरिकन सेंटकॉम के चीफ, उनके साथ राब्ते मुसलसल थे और उन्होंने फिर दरवाज़ा खोला परवेज़ मुशर्रफ के लिए अमेरिका में। और चाहे रिपब्लिकन हुकूमत हो चाहे डेमोक्रेटिक हुकूमत हो, अमेरिका में ये सिस्टम ऐसे चलता रहा। अब जो है ना, अनकन्वेंशनल पॉलिटिशियन, जी, ये बात समझने की है पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की कि ट्रंप एक अनकन्वेंशनल प्रेसिडेंट है और वो एस्टेब्लिशमेंट को बाईपास करके वो राब्ते करता है, जैसे उसने नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट से किया। प्रेसिडेंट है क्या है उसको, हेड कहते हैं, जो उससे किया। उसने
इमरान खान से क्यों कनेक्शन उसका बना था? क्योंकि इमरान खान भी इस मामले में उसी की तरह का पॉपुलिस्ट लीडर है और ट्रंप भी पॉपुलिस्ट लीडर है। उसने उस वक्त भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को बाईपास किया, अपनी इस्टेब्लिशमेंट को बाईपास किया, और ये करके तो दोहा और कतर में दोहा एग्रीमेंट जो हुआ तालिबान के साथ, उसे पाकिस्तान के साथ ये इंटरेस्ट है, उसने करवा लिया। दूसरा इसराइल वाला था इशू, और वो उसने सऊदी अरब के जरिए करवाया। उसमें राब्ते बहाल हुए थे कुछ पाकिस्तान के इसराइल के साथ। तो ये जो है ना, अब आके वो नॉन कन्वेंशनल एवेन्यूज तलाश करेगा। इस पे पाकिस्तान की हुकूमत को, हाइब्रिड हुकूमत को या इस्टेब्लिशमेंट को और पॉलिटिकल हुकूमत को, इनको ये अब सोचना चाहिए और ऐसी पॉलिसी डिवाइस करनी चाहिए कि अगर वो अनकन्वेंशनल तरीके से पाकिस्तान तक पहुंचना चाहता है तो पाकिस्तान ने आगे से अनकन्वेंशनल रिस्पॉन्सिव कोई प्लेयर तैयार किया हुआ हो जिसके जरिए आप इंगेज कर सकें ट्रंप को, अमेरिका को या अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को नहीं, ट्रंप को इंगेज करना है आपने। तो उसके लिए मैं ये समझता हूं कि सऊदी अरब या प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो है वो बेस्ट बेट हो सकती है पाकिस्तान के, और कतर के जो हुक्मरान हैं, और मे बी तैयब अर्दोगान ऑफ टर्की। तो ये अगर पाकिस्तान इन एवेन्यूज के जरिए, इन लोगों के जरिए अपने किसी को भी यहाँ पे ये टास्क दे दे, साइन कर दे, आई थिंक पाकिस्तान कैन बेटर निगोशिएट अ डील विद द यूएस थ्रू लाइक दिस। लेकिन अगर कन्वेंशनल तरीकों से पेंटागन के जरिए आपने प्रेसिडेंट ट्रंप तक पहुंचने की कोशिश की तो शायद आप कामयाब ना हो सके। इमरान खान को ये एडवांटेज था कि बाजवा और फैज इमरान की पॉकेट में थे और इमरान बाजवा और फैज की पॉकेट में था, राइट? वेरी मच द सेम पेज। यस। तो और फिर आसिम सलीम बाजवा के बिजनेस इंटरेस्ट बहुत थे अमेरिका में, तो उसके अमेरिकन से ताल्लुकात थे। फिर पाशा और जहीरुल इस्लाम जो कि रिटायर हो चुके थे, लेकिन वो अमेरिकन की पॉकेट से भी आगे कहीं थे। तो ये सारे जो राब्ते थे ना, तो ये ट्रंप के और इमरान के काम आए उस वक्त, क्योंकि ये सब एक ही पेज पे थे। तो एक पेज का तासुर देना और उस पर अमल करना विज़ावी ट्रंप, नॉट यूएस एस्टैब्लिशमेंट, ये बहुत जरूरी होगा। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को अमेरिका के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाने के लिए, और हमारी एम्बेसी, हमारे पाकिस्तानी जो वहाँ पे हैं, कुछ जो हैं, बाकी तो सारे जाहिर है क्या कहूँ, बट इट वुड बी बेटर कि उन पाकिस्तानियों को भी आप इंगेज करें, अपनी तरफ लाएं। लास्ट में ब्रीफली रखिएगा, क्या प्रेडिक्शन क्या आपकी? ट्रंप नाम लेंगे कल या आज अपनी तकरीर में इमरान खान का जिक्र करेंगे? जो उन्होंने नाम लेने थे वो ले दिए। अच्छा, अब वो इमरान खान का वो तो कैंपेन रैली थी, अभी तो असल स्पीच तो आज है, कैंपेन स्टाइल रैली। मेरा ख्याल असल स्पीच वो थी। अच्छा, उससे कुछ कम नाम शायद वो लें, क्योंकि अब उसकी जो ऑफिशियल पोजीशन हो गई है, हल्फ लेने के बाद जो तकरीर करेगा तो वो प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स तकरीर करेगा। अभी जो आज तकरीर उसने की है रात को, हमारे रात को और वहां की सुबह को, वो प्रेसिडेंट इलेक्ट की थी। अब वो प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स की तकरीर करेगा। इट विल बी मोर इम्पोर्टेंट। इसमें शायद वो ज्यादा मोहतात हो पहले से, तो मैं नहीं समझता कि उसमें खान का नाम लेगा। ये मैंने प्रेडिक्ट कर दिया। आगे देखते हैं, ये प्रेडिक्शन पहली दफा जिंदगी में की है, कोई कामयाब होती है। चलें देखते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हाफिज़।